डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको व्यापार चक्र के नियंत्रण के उपाय बताती हूँ। आप लोग सब जानते हैं कि व्यापार चक्रों से आर्थिक जगत में काफ़ी हलचल होती रहती है। इनसे अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न होती है और कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ते हैं। कीमत स्तर जब बढ़ जाता है, लोगों की क्रय शक्ति घट जाती है और आय का वितरण भी पूर्वापेक्षा असमान हो जाता है। इसी प्रकार से कीमत स्तर बढ़ने पर निर्यातों पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है। मंदी की दशा में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो आवश्यक है कि व्यापार चक्रों को दूर करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय काम में लिए जाएं। तो ये उपाय कौन कौन से हैं, जिनको कि मैंने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है मौद्रिक नीति, दूसरा प्रशुल्क अथवा राजकोषीय नीति और तीसरा है स्वचालित स्थायी कारक, ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स। तो ये 4 जो है वो हम लोग उपाय शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मेजर्स क्या की कौन कौन से हैं और कैसे कार्य करते हैं। मौद्रिक नीति से आशय है कि आर्थिक स्थिति में वांछित परिवर्तन लाने के लिए मुद्रा तथा साख की मात्रा में परिवर्तन किया जाए। तो दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारत की मौद्रिक नीति में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, चयनित साख नियंत्रण के उपाय आदि को शामिल किया जाता है। मौद्रिक उपायों में मुख्य रूप से मुद्रा की पूर्ति को नियमित करने पर जोर दिया जाता है। मौद्रिक नीति ब्याज की दर में परिवर्तन करके और उसके माध्यम से निवेश को प्रभावित करके व्यापार चक्रों को कंट्रोल करती है। मुद्रा की पूर्ति पर क्लासिकल विचारधारा के अनुसार 2 चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। एक होता मुद्रा का स्टॉक, जो संकीर्ण अर्थव्यवस्था में M1 है तथा विस्तृत में M3 है, और दूसरा है मुद्रा की वेलोसिटी, प्रचलन वेग। मुद्रा की पूर्ति रिजर्व मुद्रा को गुणक से गुणा करने से प्राप्त होती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। दूसरी तरफ सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए भी केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, जिससे क्या होता है, रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है। इसे मोनेटाइज्ड डेफिसिट भी कहते हैं। इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से भी रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए सरकार को मुद्रा की जो वार्षिक वृद्धि दर है उसको कंट्रोल करना पड़ता है। और इसी प्रकार से विदेशी मुद्रा कोषों के बढ़ने से भी मुद्रा की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभावों को कम करने के लिए सरकार खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचकर मुद्रा को अपने पास लाने का प्रयास करती है। अतः मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक वृद्धि को कम किया जा सकता है। दूसरी तरफ ब्याज की दर व मौद्रिक नीति ब्याज की दर में परिवर्तनों के माध्यम से भी काम करती है। ब्याज की दर कीन्स के अनुसार मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। मुद्रा की पूर्ति बढ़ाकर ब्याज की दर कम की जा सकती है, जिससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा और निवेश बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में से मंदी की दशा को दूर किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो तो ब्याज की दरों में वृद्धि की जाती है ताकि ब्याज बढ़े और ब्याज बढ़ने पर निवेश में कमी हो। तो इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक उपाय अपनाकर उत्पत्ति, रोजगार और आय को कंट्रोल करना संभव होता है। दूसरा है कि राजकोषीय उपाय। राजकोषीय उपाय के अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं बच्चों? इसके अंतर्गत हम करारोपण, सरकारी व्यय व सार्वजनिक कर्ज आदि उपाय शामिल करते हैं। इसका उपयोग विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। जो राजकोषीय उपाय हैं उनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होते हैं स्वचालित स्थिरीकरण के उपाय, बिल्ट इन स्टेबलाइजर्स, और दूसरे होते हैं विवेकपूर्ण नीतियाँ, जिसे कहते हैं डिस्क्रिशनरी
पॉलिसीज जो सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में अस्थिरता को कम करने के लिए अपनाई जाती है। इनमें सरकारी व्यय और वृद्धि व कमी को शामिल किया जा सकता है। स्वचालित स्थिरीकरण के उपाय कौन कौन से हैं? ये वे उपाय हैं जो अपने आप आर्थिक उतार चढ़ाव को कम करने का प्रयास करते हैं। इनके लिए सरकार के द्वारा डेलिब्रेटली कोई प्रयास नहीं किए जाते हैं। इनके 4 रूप हैं। वो कौन कौन से हैं? आजकल सरकारी व्यय बहुत कुछ पूर्व निर्धारित होता है और इसमें जानबूझकर थोड़ी मात्रा में ही परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ जो प्रत्यक्ष कर हैं वो भी स्वचालित स्थिरीकारक के रूप में काम करते हैं। वे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को कम करके गुणक की मात्रा को घटा देती हैं। तीसरे जो होते हैं हस्तांतरण भुगतान, ट्रांसफर पेमेंट्स। सरकार द्वारा जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स किए जाते हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता है या अन्य भुगतान, वो बेरोजगारी होती है तो अपने आप बढ़ जाते हैं और बेरोजगारी कम होने पर स्वतः ही कम हो जाते हैं। इसी प्रकार से चौथा है कृषिगत समर्थन मूल्य। सरकार किसानों के लिए भी इंसेंटिव प्राइसेज का निर्धारण करती है, जो उत्पादन बढ़ने पर बाजार में नीची कीमत जो हो जाती है उसकी डेंजर से उनको बचाते हैं। इसीलिए कृषकों की आमदनी में स्थिरता लाते हैं। और इसी प्रकार से किसानों को विभिन्न प्रकार के अनुदान आदि देकर सरकार किसानों की आमदनी को भी स्थिर करने का प्रयास करती है। इस प्रकार से स्वचालित जो स्थिरीकारक होते हैं वो अपने आप ही स्वतः ही अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव को कम करते हैं। दूसरे होते हैं विवेकपूर्ण राजकोषीय उपाय। ये उपाय लगातार मंदी व लगातार मुद्रास्फीति की दशाओं में सरकार के द्वारा स्वैच्छिक रूप से किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले है करारोपण। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की कंडीशन होती है तो सरकार के द्वारा पुराने करों की दर बढ़ा दी जाती है और नए कर लगाए जाते हैं। इसी प्रकार से मंदी की दशा में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों में कमी की जाती है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय। जब अर्थव्यवस्था में मंदी होती है तो सार्वजनिक व्यय बढ़ाकर रोजगार आय को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और मुद्रास्फीति की दशा में जो भी अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय है उनमें कम करके बजट घाटे को कम करने का प्रयास किया जाता है। इसी भांति सार्वजनिक कर्ज को भी हम देख सकते हैं। जब अर्थव्यवस्था में कीमतें अनवरत रूप से बढ़ रही होती है तो सरकार जनता से कर्ज की अधिक राशि लेकर समग्र मांग को कंट्रोल करने का प्रयास करती है। उसी प्रकार से मंदी की स्थिति में सरकार लोगों को ऋण लौटाती है ताकि लोगों के वित्तीय साधन बढ़ सकें। तो इस प्रकार से सरकार बजट संबंधी नीति अपनाकर भी आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। मुद्रास्फीति के दौरान बजट घाटे को कम करती है और जब अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति होती है तो बजट घाटा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से राजकोषीय उपाय के माध्यम से भी सरकार इनको दूर करने का प्रयास करती है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि कीमत नियंत्रण और वितरण की व्यवस्था को भी सरकार कंट्रोल करने का प्रयास करती है। मुद्रास्फीति के दौरान कीमत नियंत्रण और सार्वजनिक वितरण की प्रणाली का उपयोग किया जाता है ताकि जनता को अनिवार्य वस्तुएं नियंत्रित कीमतों पर कंट्रोल्ड प्राइसेस पर मिल सके। इसी प्रकार से सरकार पूर्ति प्रबंध संबंधी नीतियाँ भी अपनाती है। पूर्ति से संबंधित विभिन्न नीतियाँ अपनाकर आर्थिक उतार चढ़ाव को कम करने का प्रयास किया जाता है। पूर्ति पक्ष के जो अर्थशास्त्री हैं, सप्लाई साइड के इकोनॉमिस्ट, वो इस पर ज़्यादा जोर देते हैं। इसके लिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। एक तरफ वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है तो क्या होता है, कीमतें घटने लगती है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। आजकल विश्व के विभिन्न देशों में स्ट्रक्चर चेंजेज, उदारीकरण, निजीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर दिया जाने लगा है। तो इस प्रकार से सरकार सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा भी व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने का प्रयास करती है।
विभिन्न देशों के बीच आर्थिक व व्यावसायिक सहयोग में वृद्धि करके भी व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने के लिए आय संबंधी नीतियों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उच्चतम आमदनी व न्यूनतम आमदनी के बीच कोई उचित अनुपात निश्चित किया जाता है ताकि इन पर नियंत्रित करके व्यापार चक्रों को कंट्रोल कर सके। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बताया कि सरकार के द्वारा कई प्रकार की उपाय अपनाकर व्यापार चक्रों को कंट्रोल करने का प्रयास किया जाता है। तो हम लोग निष्कर्ष रूप में यही कह सकते हैं कि व्यापार चक्र एक जटिल समस्या है। कोई भी एक अकेली नीति उन पर प्रभावपूर्ण रोक या नियंत्रण नहीं लगा सकती है। वास्तव में मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति एवं स्वचालित स्थायी कारकों के उचित संयोग से ही, उचित सामंजस्य से ही व्यापार चक्रों को कंट्रोल करना संभव है। धन्यवाद।